मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन शादी के बाद मुझे उसका एक ऐसा राज मालूम हो गया कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसके हाथ में एक कागज थमा दिया। उसको देखने के बाद मेरी बीवी बेहोश हो गई और कोमा में चली गई। वो 1 साल तक कोमा में रही। जब उसे 1 साल बाद होश आया तो मैंने उससे पूछा कि कागज को देखकर तुम बेहोश क्यों हो गई। तो वजह जानकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि कागज में तो मैंने मेरा नाम मुबीन है, मेरी उम्र 28 साल थी। मेरी एक बीवी भी थी जिसका नाम अमल था। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। हम लोग एक साथ ही पढ़ा करते थे, एक ही मोहल्ले में रहते थे। दरअसल हम लोगों के बीच में कोई भी दोस्ती नहीं थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्यारी थी और मेरे बारे में काफी लोगों का कहना था कि मैं बिल्कुल ही बेकार हूँ। मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरी शक्ल भी कोई इतनी खास अच्छी नहीं थी। लेकिन ऐसा हुआ कि अमल को स्कूल में एक लड़के ने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था। वो रोज उसको तंग करता था, उसके स्कूल बैग को कभी छुपा देता तो कभी उस पर आवाजें कसता, कभी उसके बैग पर लिख देता कि मुझे किक मारो, और इस तरह की हरकतें करता था। एक दफा उसने अमल की कुर्सी पर बबल गम लगा दी थी जो उसके बालों में चिपक गई थी और उसे अपने बाल भी कटवाने पड़ गए थे। इसीलिए वो उस लड़के से बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ कुछ बोलता नहीं था, क्योंकि वो पूरे स्कूल का काफी खतरनाक लड़का था। उसका बाप भी बहुत ज्यादा अमीर था और वो चाहता था कि अमल उससे दोस्ती कर ले और उसके साथ एक रिश्ते में आ जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती थी, क्योंकि वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन इसी तरह उसने अमल को बहुत ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया, और इतना ज्यादा कि वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो गई और उसने जमीन पर बैठकर रोना शुरू कर दिया। मेरी हालत बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि मैं किसी ऐसे इंसान से भी लड़ सकता जो मेरे मुकाबले का होता, और यहाँ पर उस आदमी से लड़ना तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन मैं अमल से बहुत मोहब्बत करता था, दूर दूर से उसको देखता था और समझता था कि वो कभी मुझे नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं उसके काबिल नहीं हूँ। पर उस दिन मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसकी वजह से उस लड़की की आंखों में आंसू आ जाए जिससे मैं मोहब्बत करता था, और मैंने उस पर बिना सोचे समझे ही हमला कर दिया। मुझे जहां मौका मिला मैंने उसको मारना शुरू कर दिया, और गलती से मेरा एक मुक्का उसकी नाक पर लग गया, जिसकी वजह से उसकी नाक की हड्डी टूट गई और उसकी हालत खराब हो गई। उसके बाद वो संभल ही ना सका, यानी वो मुझसे हार गया और सारे स्कूल के सामने उसकी बेइज्जती हो गई। मैं हीरो बन चुका था। उसने मुझे शुक्रिया कहा। उसके बाद मेरी और अमल की दोस्ती हुई और फिर हम लोग एक दूसरे के करीब आ गए। हमने एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार किया और हमारे घर वाले भी हमारी खुशी की वजह से मान गए। पर हमारे दोस्तों के लिए ये बात बहुत ही ज्यादा अजीब थी कि एक ऐसी लड़की जो पूरे स्कूल की खूबसूरत लड़की थी, वो पूरे स्कूल के सबसे नॉर्मल से लड़की के साथ दोस्ती करके मंगनी भी कर बैठी है। और उसके बाद हम लोगों ने स्कूल खत्म होने के बाद शादी भी कर ली, क्योंकि अमल का कहना था कि तुमने मेरी खूबसूरती से नहीं बल्कि मेरे दिल से मोहब्बत की है, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है। मैं बहुत ज्यादा खुश था। मेरे दिमाग में अजीबो गरीब किस्म के ख्यालात आते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद उसके लिए वो सब नहीं कर पाऊंगा जो मैं करना चाहता हूँ। इसीलिए अमीर होने के बारे में सोचता रहता था, क्योंकि मैं कोई खास अमीर नहीं था। मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा घर था, वो भी मेरी नानी का, जो वो मेरे लिए छोड़ गई थी। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। मेरी नानी इस दुनिया से गई तो मैंने उस घर को अपने हिसाब से सेट किया और अमल के साथ शादी कर ली, और मेरी बीवी और हम लोग इसी घर में रहते थे। लेकिन ये घर हमारे रहने के लिए बिल्कुल भी मुनासिब नहीं था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पुराना था और यहाँ पर मेरी नानी की बू अभी तक आती थी। ऐसा लगता था कि यहाँ पर कोई ऐसा इंसान रहता था जो बहुत ही ज्यादा बीमार था, और ऐसे खुशबू आती थी जैसे अस्पतालों में से आती है। स्कूल मैंने अच्छे नंबरों से पास किया था, प्राइवेट पढ़ाई भी की थी, लेकिन मुझे जॉब फिर भी अच्छी नहीं मिल रही थी। अमल तो बिल्कुल भी जॉब करने के मूड पे नहीं थी। वो खूबसूरत तो बहुत थी, लेकिन उसके माँ बाप उसकी ज्यादा खबर नहीं लेते थे। उन लोगों का आपस में झगड़ा हो चुका था, इसलिए वो वैसे ही एक दूसरे से तंग रहते थे। थोड़े बहुत पैसे वो अमल के लिए भेजते थे, लेकिन वो पैसे भी पूरे नहीं होते थे हमारे लिए। मैं उसे कहता था कि ये पैसे तुम अपने लिए रखो, क्योंकि मैं तुम्हारी बुनियादी जरूरियात फिलहाल पूरी नहीं कर सकता।
मेरा घर था, मैंने ये घर भी गिरवी रख दिया और जो भी पैसे मिले वो एक दोस्त के साथ कारोबार में लगा दिए। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये कारोबार चल जाएगा और हम लोग अमीर हो जाएंगे। मैं अमल से भी रोज यही कहता था, लेकिन उसे शायद मुझ पर भरोसा नहीं था। वो कहती थी कि ठीक है, जब ऐसा होगा तब देखेंगे। फिलहाल तो तुम ये देखो कि हमने घर का सामान कहाँ से लेकर आना है और हमने पूरे महीने का राशन कहाँ से लाना है। मुझे उसे ऐसी दुकानों पर ले जाना पड़ता था जहाँ पर लोगों की इस्तेमाल हुई चीजें बिकती थी, यानी कि लोगों के इस्तेमाल हुए कपड़े, जूते और घर की चीजें भी। उसे ये सब कुछ बहुत बुरा लगता था, लेकिन अभी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मैं हर दफा उसे यही कहता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर अचानक से ही कुछ ऐसा हुआ कि वो मेरे से बार बार हर बात पर झगड़ा करने लगी और मेरे साथ ये मसला होने लगा कि मेरी दोस्त ने कहा कि हम जो बिजनेस साथ शुरू कर रहे हैं वो कुछ अच्छा नहीं जा रहा है। मेरा दोस्त बहुत अच्छा था। उसने कहा कि तुम्हारे पैसे डूब गए तो तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारी बीवी को तो ये भी नहीं पता कि तुमने अपना घर भी गिरवी रख दिया है, इसीलिए तुम अपने पैसे वापस ले लो, बाकी मैं देख लूंगा। मैंने अपने पैसे तो वापस ले लिए, लेकिन अब मैं इन पैसों के साथ क्या करता, क्योंकि इतने पैसों में कोई और कारोबार नहीं हो सकता था। इस तरह वो पैसे भी खत्म होने लगे। एक दिन मैं रात को सड़कों पर फिर रहा था, बहुत ही ज्यादा सर्दी थी। ये भी सोच रहा था कि सर्दी बढ़ गई है और हमारे पास सर्दियों के कपड़े भी नहीं हैं, जब मेरी नजर एक बोर्ड पर पड़ी और ये एक छोटे से ऑफिस के बाहर लगा हुआ था। मैं उस ऑफिस के अंदर चला गया। यहाँ पर क्या हुआ, जो भी मैंने किया, मैं इस हवाले से बहुत ज्यादा खुश नहीं था, लेकिन उम्मीद जरूर थी। घर आकर ये बात अपनी बीवी को बताना चाहता था, लेकिन उसका मूड बहुत ज्यादा खराब था। वो बिला वजह ही मुझसे झगड़ रही थी, क्योंकि सुबह मैंने उसको कहा था कि आज हमारी रात को खास बनाएंगे, मतलब मैं खाना लाऊंगा, फिल्म देखेंगे। इसका मतलब अच्छी तरह समझती थी, लेकिन फिर भी उसने मुझसे झगड़ा कर लिया था ताकि मैं उससे बात ना करूं, क्योंकि शायद वो मुझसे भी बात करना नहीं चाहती थी और मेरे पास नहीं आना चाहती थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो भी ऐसा करेगी। हमारी शादी को 2 साल हो गए थे। अभी तक हम लोगों के यहाँ बच्चे नहीं हुए थे। हमें बच्चे की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन मुझे पता था कि वो मुझे कभी भी बच्चा नहीं दे सकती है, क्योंकि उसकी रिपोर्ट में यही आया था। लेकिन मैंने आज तक किसी से बात नहीं बताई, क्योंकि मैं तो उससे मोहब्बत करता था और मोहब्बत में यही कोशिश की जाती है कि दूसरे को ज्यादा तकलीफ ना पहुंचे। लेकिन अमल को मेरे ख्यालात और मेरे जज्बात का कोई एहसास नहीं था। वो मुझसे दूर दूर भाग रही थी, जबकि जानती थी कि जब वो मुझसे दूर जाती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन शायद उसका मुझसे दूर रहना ही बेहतर था, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी थी, बहुत ज्यादा काम करना था। मैं पूरा दिन काम में मसरूफ रहता था और उसके बारे में मुझे पता ही नहीं होता था कि वो कहाँ आती है, कहाँ जाती है। घर में कभी कभी नजर आ जाती, कभी कभी घर में भी नहीं होती थी। उसने भी एक नौकरी कर ली है। मैंने उसे कभी नहीं रोका था, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो कहाँ काम करती है। मुझे लगा कि वो पुरानी जगह ही काम कर रही है, जो कि एक ऑफिस है, वहीं पे काम किया करती थी। वहां पर उसकी दोस्त भी काम करती थी, शायद वहीं पर उसने दोबारा काम कर लिया था। मैं तो यही समझ रहा था। हफ्ते में एक दिन के लिए तो कम से कम हम एक दूसरे के साथ टाइम गुजार सकते थे, लेकिन फिर भी उसने अपनी दोस्त के साथ जाने का प्लान बना लिया। मैंने कहा कि जब से शादी हुई है तुम किसी के साथ नहीं गई। मैं तुम्हारा दोस्त था और हम दोनों ही जाते थे। अब तुमको दोस्तों की जरूरत पड़ गई है। उसने कहा कि मुझे वाकई दोस्तों की जरूरत है और मैं जा रही हूँ। उसका रवैया बहुत ही बुरा होता जा रहा था। अब मुझे शक पड़ गया था कि कोई ना कोई मसला है, इसलिए मुझे उस पर नजर रखनी चाहिए। अमल को महंगी चीजें बहुत अच्छी लगती थी। उसे महंगे पर्स का बहुत शौक था और मुझे पता था कि ये सब उसे पसंद है। वो मुझे कहती थी कि हमारे पास एक बड़ा सा घर होगा, एक बड़ी सी गाड़ी होगी, लेकिन जिस तरह से वो चीजों के बारे में बात करती थी, वो वाली चीजें लेने के लिए शायद लाखों रुपए की जरूरत थी और इतने पैसे मेरे पास कभी भी नहीं आ सकते थे। कभी कभी सोचता था कि मैंने भी अपनी जिंदगी को जाया ही किया है, अपनी बीवी के लिए कुछ नहीं कर सका। अब वो मुझसे नाराज है तो इसमें उसकी क्या गलती है। लेकिन जब मुझे एक दिन उसके बारे में एक बात पता चली तो मैं बहुत ज्यादा हैरान रह गया और मुझे पहले तो यकीन ही नहीं आया। उसके फोन पर एक नंबर से कॉल आ रही थी। जब मैंने वो नंबर देखा तो वो हमारे किसी भी जाने वाले का नहीं था। जब मैंने कॉल कान से लगाई तो दूसरी तरफ से कोई शख्स बोला,
और वो कह रहा था कि बेबी कब निकलोगी अपने घर से, तुम्हारा शौहर अभी तक नहीं गया क्या? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हें पता तो है आज हमारी खास रात है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया, इसका मतलब मेरी बीवी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा था। मैंने उसका फोन वापस रख दिया और जब वो बाथरूम से बाहर आई तो मैंने उसको बता दिया कि तुम्हारे लिए तुम्हारे बॉयफ्रेंड की कॉल आई थी। वो कह रहा था कि जल्दी आ जाओ क्योंकि आज रात को हमने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारना है। मेरी बीवी हैरान रह गई कि मुझे सब कुछ पता चल गया है। मेरा उस टाइम जो हाल था वो मैं ही जानता था। मैंने उससे कहा कि मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत की फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, देखो मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, मैं जा रहा हूँ, फिलहाल यहाँ खड़ा नहीं हो सकता, मेरे लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। तुम एक बेवफा औरत हो, तुम भी अपने माँ बाप जैसी हो, वो भी तो एक दूसरे को धोखा दे रहे थे। लेकिन मैं वापस आऊंगा और उसके बाद बैठकर बात करेंगे कि हमें क्या करना है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शायद ना रखूं क्योंकि तुमने मेरी मोहब्बत को धोखा दिया है। वो भी कुछ बोलना चाहती थी लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी और मैं घर से बाहर निकल गया। मुझे ऐसा लगता था कि आज मैं खुदकुशी कर लूंगा क्योंकि जिसके लिए इतना कुछ कर रहा था उसी ने मुझे धोखा दिया। लेकिन फिर वहां पर कुछ ऐसा हुआ कि मैं खुद हैरान रह गया। मुझे मेरे नंबर पर एक कॉल आई और वो कॉल सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान भी हो गया कि ये सब क्या हो गया है जहाँ पर मुझे बुलाया गया था। मैं फौरन वहां पर चला गया। वहां पर काफी रश लगा हुआ था और उसके बाद 3 घंटे तक मुझे वहीं पर रुकना पड़ा क्योंकि एक ऐसा काम हो रहा था जिसका प्रोसेस काफी लंबा था। जब मैं रात को घर वापस आया तो मेरी बीवी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जहां उसको जाना था वहां से होकर वापस आई है। इसका मतलब कि इस बात से कोई परवाह नहीं थी कि मुझे पता चल गया है या नहीं। वो अपने बॉयफ्रेंड के पास गई, उसके साथ वक्त गुजारा और उसके बाद फिर वापस आ गई और अब मेरे इंतजार में बैठी थी, शायद ये सुनने के लिए कि मैं उसे कहूँ कि वो इस घर से चली जाए और उसके बाद वो यहाँ से चली जाए और लोगों को ये कहकर मजलूम बन सके कि मैंने उसको घर से निकाल दिया है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस मकाम तक पहुंच जाएगी। अगर मैं गरीब था तो इसका मतलब ये नहीं था कि वो मुझे धोखा दे देती। उसने कहा कि बहुत देर लगा दी तुमने, मुझे तुमसे कोई बात करनी थी। मैंने कहा कि मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है और जो बात मैंने करनी है इसके बाद तुम कोई बात करने के काबिल नहीं रहोगी और तुम्हें कोई बात नहीं करनी पड़ेगी। हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी और मेरी भी। मेरे पास एक चीज है जो तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। जब मैंने वो चीज अमल को दिखाई तो वो बिल्कुल भी हैरान नजर नहीं आ रही थी क्योंकि ये एक कागज का टुकड़ा था, लेकिन उसे खुद पता नहीं था कि ये देखकर वो कितनी ज्यादा हैरान होने वाली थी। मैं अभी तक हैरान था तो फिर उसके साथ क्या होने वाला था, जबकि ये कागज का टुकड़ा मुझे 4 घंटे पहले मिला था। मैंने उससे कहा कि तुमने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया? उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं थी, तुम मेरी बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं कर पा रहे थे, तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, तुमको ये इतनी बड़ी बात समझ नहीं आती और जिंदा रहने के लिए पैसों की जरूरत होती है, खुश रहने के लिए पैसों की जरूरत होती है, जिंदगी गुजारने के लिए पैसों की जरूरत होती है। इसीलिए तुम अगर कल को अपने साथ कुछ भी कर लो तब भी तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं आएंगे जितने में तुम मुझे खुश रख सको। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी के 2 साल दिए, मुझे इस बात का भी बहुत अफसोस है, मैं और नहीं कर सकती। मैंने कहा कि कितने पैसे चाहिए तुम्हें खुश करने के लिए? तो उसने कहा कि लाखों करोड़ों चाहिए, मुझे लाखों चाहिए। मैंने कहा ठीक है, फिर तो मैं तुम्हें कभी भी खुश नहीं रख सकता क्योंकि मेरे पास इतने पैसे कभी भी नहीं आएंगे। तुम अपना सामान ले लो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बार बार तुम्हें यहाँ पर चक्कर लगाने पड़े। इसके बाद तुम जा सकती हो, मुझे कोई मसला नहीं है। उसका कहना था कि मैं इसलिए बैठी हूँ कि हमारे ज्वाइंट अकाउंट में हम दोनों ने कुछ पैसे रखे हुए थे, उसमें से जो पैसे मेरे हैं वो मुझे वापस कर दो ताकि मैं यहाँ से जा सकूं और मुझे तलाक दे दो। मैंने कहा कि हाँ मैं तुम्हारे पैसे दे देता हूँ और मैंने उसे तलाक भी दे दी। वो जाने लगी तो मैंने कहा कि जानना नहीं चाहोगी? उसने कहा ये क्या है? मैंने कागज की तरफ इशारा किया तो उसने कहा हाँ मुझे पता है, ये तलाक के कागजात है और या फिर कोई बिल है। मैंने वो कागज अपनी बीवी के हाथ में पकड़ा दिया और कहा कि खुद ही देख लो। जैसे ही उसने उस कागज को देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गई
اور اس کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، وہ بالکل عجیب سی حالت میں آ گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ میں تھوڑا گھبرا گیا۔ جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا، ڈاکٹر نے کہا کہ وہ کوما میں جا چکی ہے اور اب کب واپس آئے گی پتہ نہیں ہے، لیکن کوما کے مریض کے اوپر بہت سے پیسے لگتے ہیں اور آپ کو ہسپتال میں پیسے جمع کروانے ہوں گے۔ میں نے کہا کہ میں صبح آپ کو پیسے دے دوں گا، کیونکہ وہ کاغذ کچھ اور نہیں بلکہ ایک لاٹری کا ٹکٹ تھا جو کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے خریدا تھا جب میں رات کو باہر گیا تھا، اور اس کے بعد مجھے کال آئی تھی کہ میرا پہلا انعام نکلا ہے۔ آپ میں 1 کروڑ پتی تھا کیونکہ میرے پاس 10 کروڑ روپے تھے۔ میری بیوی نے مجھے اس لیے چھوڑا کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن آج میرے پاس اتنے سارے پیسے تھے۔ پر اس سے پہلے مجھے میری بیوی کی سچائی پتہ چل گئی اور وہ اب کوما میں ہے، اور پھر اس کا خرچہ میں دے رہا ہوں۔ اس کا بوائے فرینڈ تو کب کا بھاگ گیا، پتہ نہیں وہ کب ہوش میں آئے گی، اور جب ہوش میں آئے گی تو ظاہر ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ کبھی بھی نہیں رکھوں گا کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے۔ لیکن آج میرے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، گھر، گاڑی، پیسہ، کاروبار، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے میرے پاس۔ قسمت بدلتے دیر نہیں لگتی ہے، اگر آپ کسی کا ساتھ دیں تو آخر تک دیں۔ اس کہانی کے حوالے سے میری یہ رائے ہے، اور یہ کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے پارٹنر کا ہمیشہ ساتھ دینا چاہیے، برے وقت میں بھی اور اچھے وقت میں بھی۔ ایک اچھا پارٹنر صرف وہ نہیں ہوتا جو آپ کا اچھے وقت میں ساتھ دے، بلکہ ایک اچھا شوہر یا ایک اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو برے وقت میں بھی آپ کا ساتھ دے، اور جو لوگ ہمارے برے وقت میں ہمارے ساتھ نہ ہوں ان کو اپنے اچھے وقت کا حصہ نہیں بنانا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا، میں جانتا تھا کہ وہ کبھی اولاد نہیں دے سکتی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی کمی تھی، لیکن پھر بھی میں نے اس سے محبت کی اور اس کے لیے ہی میں دن رات محنت بھی کر رہا تھا، لیکن عمل نے پھر بھی مجھے دھوکہ دے دیا۔ جب اس نے دھوکہ دیا تو اس کے بعد میرے پاس دولت آ گئی اور اس نے مجھ سے علیحدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ابھی بھی میں اس کے علاج کے پیسے دے رہا ہوں۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ میں ایک اچھا انسان تھا جس کے ساتھ بالآخر اچھا ہوا، لیکن عمل ایک خود غرض انسان تھی جس کے ساتھ بہت برا ہوا۔ اسے اتنا صدمہ لگا کہ وہ کوما میں چلی گئی، کیونکہ وہ بھی ہمیشہ سے پیسے حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے لیے یہی صدمہ کافی تھا کہ اتنے سارے پیسے اس کے شوہر کے تھے، اور دوسرا یہ کہ اس نے اسی شوہر کو دھوکہ دیا۔ اس کا مطلب کہ عمل کا اب ان پیسوں پر کوئی حق نہیں تھا، اسی لیے وہ کوما میں چلی گئی۔